हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के फुल चैप्टर जो होते हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। और अभी हमारी क्लास 8 चल रही है और उसका चैप्टर नंबर है 4th, ठीक है, जिसका नाम है इंडस्ट्री यानी उद्योग। उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हम आपको क्लास नोट्स देते हैं। यहाँ पर आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लस ये बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं ली जाती है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। दोनों ही बच्चे इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बच्चे हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन ज़रूर करवाएं। अच्छा, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखिए कि इंडस्ट्री क्या होती है यानी कि उद्योग है क्या, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है यानी कि उसका जो वर्गीकरण है वो किस किस बेसिस पर किया गया है। कृषि के आधारित पर किया गया है, खनिज यानी मिनरल्स के बेसिस पर, मरीन यानी समुद्र या फिर फॉरेस्ट के बेसिस पर, ठीक है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसका ओनरशिप पर भी इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। फिर ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स यानी कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो उद्योग होते हैं उनकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड में देखेंगे और अपने इंडिया में देखेंगे, इन दोनों में ही हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पूरा सुने और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको ये एनसीईआरटीज़ पढ़नी है अच्छी तरह से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों, तो वो दोनों ही हमारी सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग। अब देखिए, हमने पहले चैप्टर में पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ है ना, कि द्वितीयक क्रियाएं जो क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है ना वो मेनली जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पर ही पूरी बेस होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इंडस्ट्री का मतलब होता ही क्या है, उद्योग का मतलब कि यहाँ पर पहले कच्चा माल लाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसको यहाँ पर प्रोसेसिंग करी जाती है यानी विनिर्माण करा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद निकलता है जिसकी की वैल्यू पहले वाले जो रॉ मटेरियल होती है उससे अधिक वैल्यू होती है यानी कि अधिक उसका मूल्य होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप भी कोई भी अपनी फैक्ट्री खोलोगे तो उसके लिए क्या लेकर आओगे, रॉ मटेरियल लेकर आओगे, है ना। और फिर उसमें क्या करोगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेसिंग करके एक अपना प्रोडक्ट निकालोगे। अब देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है पेपर का यानी कि नोटबुक का। जिस नोटबुक में हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं, है ना, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो जो नोटबुक होती है जब वो शुरुआत से अपनी जर्नी चलती है ना, तो वो एक पेड़ से चलती है अपनी जर्नी। सबसे पहले एक पेड़ होता है, फिर उस पेड़ को काटा जाता है, ठीक है ना। फिर वहाँ से पेपर पल्प बनाया जाता है यानी कि वुड पल्प बनाया जाता है, पेपर पल्प बनाया जाता है जिसको बोलते हैं लुगदी बोलते हैं। फिर उस लुगदी में केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं यानी कि रसायन डाले जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अब रसायन डालने के बाद फिर उसको एक कागज़ की फॉर्म दे दी जाती है, जैसे कि बड़ी बड़ी शीट्स बना दी जाती हैं पेपर की। फिर उन शीट्स में कटिंग होती है, ठीक है ना, कटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है। या तो उसकी नोटबुक बना दी जाती है या फिर हमारी बुक्स बना दी जाती हैं जिन पर प्रिंटिंग कर दी जाती है। तो बस ये हो गई हमारी पूरी जर्नी किसकी, पेपर, हमारी नोटबुक की पेपर की जर्नी हो गई। तो ये हमारी एनसीईआरटी में समझा रखा है कि सेकेंडरी एक्टिविटी से क्या मतलब है। क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा क्या हुआ, यहाँ पर रॉ मटेरियल हुआ यहाँ पर हमारा जो पेपर का पल्प था, है ना, जो कि हमें किससे मिला, ट्री से मिला, पेपर पल्प के रूप में मिला यानी कि पेड़ से मिला। ये हमें कहाँ से मिला, पेड़ से मिला। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 स्टेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, ये हमने देख ली दोनों की दोनों स्टेजेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण
प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि ये आपको पता चल चुका होगा कि इंडस्ट्री यानी उद्योग से क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि यहाँ पर हमारा पैसा लगता भी है ना। पैसा हम यहाँ पर लगाते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं, फिर उससे हमें यहाँ पर बेनिफिट होता है, जिससे कि हमारी इनकम होती है, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा वो हमने पेपर का पढ़ा, तो वो हमारा क्या हुआ, ये हमारा गुड्स हो गया। अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस एक गुड्स को उत्पाद कर लिया, यानी कि प्रोड्यूस कर लिया। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी हो सकता है, ये भी इंडस्ट्री में आएगा कि अगर हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करा है तो ये हमारी इंडस्ट्री में आएगा। या फिर अगर कोई सर्विस है, ठीक है। मिनरल एक्सट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर अगर हमने किसी खनिजों के निष्करण को, है ना, खनिजों के निष्करण अथवा सेवाओं की व्यवस्था। सर्विसेज मतलब है कि सेवाएं। अब खनिजों का जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो ये वो वाले स्टेट हैं जहाँ पर कि बहुत सारे जो माइनिंग्स होती है ना, खनिजों की, मिनरल्स की माइनिंग होती है, कोयला खनन उद्योग वगैरह ये यहीं पर है। तो अब इन्हीं के बेसिस पर इंडस्ट्री भी लगाई जाती है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टील निकलता है, एंड में क्या मिलता है, बड़ी बड़ी शीट्स निकलती हैं स्टील की, ठीक है। तो लोहा और इस्पात उद्योग, यहाँ पर क्या है, यहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें गुड्स मिल गए। तो पहला हमारा हो गया कि गुड्स मिल गए, तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ। अब देखो ये उसी का एग्जाम्पल हुआ इंडस्ट्री का। सेकंड हमारा है कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग में क्या है, यहाँ पर माइनिंग हो रही है, यानी कि खनन हो रहा है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि या तो हमारे गुड्स बन जाए या फिर हमें क्या हो कि खनिजों का, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो, है ना, खनिजों का निष्करण हो, या फिर तीसरा हो कि हम कोई सर्विस दे रहे हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें किस में आती हैं, इंडस्ट्री में आती हैं। तो पहला एग्जांपल जहाँ पर हमें क्या मिला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्टील बना, आयरन बना, तो यहाँ पर हमें गुड्स मिल गया। सेकंड एग्जांपल है हमारा कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर हमने खनन करा, कोयले का खनन करा, है ना, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हुआ। तो सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया ये कि हाँ, ये भी हमारी इंडस्ट्री ही है। और थर्ड हमारा एग्जांपल हुआ टूरिज़्म इंडस्ट्री। यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, और ना ही धरती में से कुछ एक्सट्रैक्ट करा जाता, खनिजों को करा जाता। यहाँ पर सिर्फ जो गाइड होते हैं ना, जहाँ पर जो हम घूमने के लिए जाते हैं या विदेशी हमारे देश में आते हैं, तो एक गाइड प्रोवाइड करवाया जाता है ना, तो वो उनको अपनी नॉलेज की सर्विस देता है कि देखिए मुझे यहाँ पर, ये जिस जगह पर आप लोग घूमने आए हैं, मुझे इसकी पूरी नॉलेज है और मैं आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊँगा इस पूरे एरिया में कि ये इसका इतिहास क्या है, ठीक है ना, इसकी महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर सर्विस दी, तो सर्विस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज, ठीक है ना। और ऐसी ही सर्विस डॉक्टर्स देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज होती है। जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, तो उनकी नॉलेज होती है, उन्हें मेडिसिन की, हर चीज़ की बहुत नॉलेज होती है ना। ऐसे ही लॉयर्स होते हैं, उन्हें कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ये सब चीज़ें सर्विस में आती हैं। तो हमारी टूरिज़्म जो है ये क्या हुई, इंडस्ट्री में आया, ठीक है। तो मैंने आपको सर्विस का एग्जाम्पल बताया है, तो टूरिज़्म भी किसका एग्जाम्पल हुआ, सर्विस का एग्जाम्पल हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, आगे चलने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। उनमें से एक है कि हमारी GS MCQs चलते हैं, इनकी एक सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग 8 MCQs करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो 8 MCQs हैं, ये हम लोग जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, डेली करंट अफेयर्स जो हैं उनमें से बनाते हैं। और प्लस हमारा नया इनिशिएटिव ये है कि यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के 1 लाइनर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं कि जो भी आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर
जो आ सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर वन लाइनर के रूप में आपके लिए यहाँ पर इस वाली सीरीज़ में प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर हम इन सारे करंट अफेयर्स का स्टैटिक पॉइंट जो है वो सारे डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। सिर्फ 8 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बहुत अच्छी सीरीज़ है, इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। अब देखिए सेकंड है हमारी पॉलिटी MCQs। यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन करवाते हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना रखी हैं। आप लोग यहाँ पर जाइए और इन वीडियोस का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अब देखो NCERT की मैंने आपको बताया है कि हमारी है डिटेल्ड एनालिसिस, जहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, क्लास नोट्स देते हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो भी इसके MCQs निकलते हैं वो हम दूसरी सीरीज़ में करवाते हैं। तो ये है हमारी NCERT MCQs की सीरीज़। ये एकदम फ्री है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और प्लस यहाँ पर क्लास नोट्स दिए जाते हैं। अब एक हमारी सीरीज़ आती है ट्रिक्स की, यहाँ पर 5 MCQs करवाए जाते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स के ज़रिए यहाँ पर MCQs सॉल्व करवाए जाते हैं और इन सभी की हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की। अभी यहाँ पर पूरे जो मंथ है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग यहाँ पर वन लाइनर में कंपाइल करके पूरी एक मैगज़ीन के रूप में इस सीरीज़ में लाया जाता है। अभी जो मई महीना गया है ना, मई जो मंथ है, यहाँ पर हमने 61 लाइनर में पूरे मंथ की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा है। अब मेंस टॉपिक्स है, यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए है जो कि मेंस की तैयारी शुरू से ही करते हैं, आंसर राइटिंग सीखते हैं। तो यहाँ पर हम मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अभी हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था प्रधानमंत्री को लेकर के, तो वो हमने पूरा डिस्कस करा है, आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारा जो भी हमारा चैनल का ये जो वीडियोस हैं, जो सीरीज़ चल रही हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए हैं और प्लस ये फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या था। अभी हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्री है क्या, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण जान लेते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण है क्या। अब देखिए यहाँ पर उद्योगों के वर्गीकरण को हम लोगों ने किस किस चीज़ पर वर्गीकृत करा है, तो हमने करा है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, उसके साइज़ के ऊपर और ओनरशिप के ऊपर, ठीक है ना। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। यानी कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि कच्चा माल किस तरह का है, वो जो इंडस्ट्री है यानी उद्योग है उसका आकार क्या है, ठीक है ना। और उस इंडस्ट्री का जो स्वामित्व है यानी कि ओनरशिप किसकी है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर यानी कि कच्चे माल के ऊपर बेस होकर पढ़ते हैं। अब कच्चे माल में भी देखिए क्या कितना सारा क्लासिफिकेशन है कि कच्चा माल अब आपका एग्रो बेस इंडस्ट्री का भी हो सकता है। यानी कि एग्रो बेस का मतलब क्या है, जो कृषि से कच्चा माल आया हो। अब कृषि से कच्चा माल कैसे आता है, जैसे कि गन्ना बनता है तो गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। या फिर कृषि से ही क्या आते हैं, टमाटर आते हैं और टमाटर से क्या बनता है, टमाटो सॉस बनता है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बिस्किट बन गया, ब्रेड बन गया, तो ये कृषि के आधारित हो गई। अब सेकंड है कि मिनरल बेस, यहाँ पर खनिज पे आधारित होती है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। फिर अगला है मैरीन बेस, यानी कि समुद्र के से आधारित है, समुद्र में से कि मछली वगैरह आती है, उससे कॉड लिवर वगैरह निकलता है, तो ये हो गई मैरीन बेस हो गई। फिर आता है फॉरेस्ट बेस, यानी कि वन आधारित, यानी जंगलों से भी हमारा जो है इंडस्ट्री बहुत सारी चलती है, जंगलों के रॉ मटेरियल पर, फॉरेस्ट के वन आधारित पर, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है हमारी एग्रो बेस इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो बेस इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पर एग्रो बेस में कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का मतलब है कि कच्चा माल, तो कच्चा माल या तो वनस्पति होगा या फिर कोई एनिमल यानी जंतु होगा, ठीक है ना। या तो प्लांट से लिया जाएगा या फिर कोई एनिमल से लिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, जैसे कि पूरी की पूरी जो फूड प्रोसेसिंग है वो कहाँ से होगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस होती है,
एग्रो बेस कृषि पर आधारित होती है ना। बिहार में क्या बोलते हैं हम लोग कि बिहार जो है वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगा दी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा मेंस में क्वेश्चन भी आता है ना आता है, और उसमें आंसर भी हम लोग यही लिखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो हमें इस पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड हो गई वेजिटेबल ऑयल, जो हम खाते हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है ना, वनस्पति ऑयल है, ये सब जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है। थर्ड है हमारा कॉटन टेक्सटाइल, जो हम कपड़े पहनते हैं, आजकल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। फिर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में देखो आजकल नई नई, हाँ ये देखो ये जंतु पर है कि जंतु से मतलब कि एनिमल से, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ बकरी हो गई, है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट्स इन्हीं से निकलते हैं, और इन्हीं जंतुओं से क्या निकलता है, लेदर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये क्या है, लेदर इंडस्ट्री मतलब है चर्म उद्योग, और डेयरी से है जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, तो ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी की आइसक्रीम्स वगैरह बनती हैं, चीज़ बनते हैं जो कि पिज़्ज़ा वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक इंडस्ट्री है मिनरल बेस। ये एक देखिए यहाँ पर ना ये मरीन बेस आ गया है, इससे पहले एक मिनरल बेस आना था, तो वो हम यहीं पर लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो अपनी कॉपी में इसको ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा खनिज आधारित। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि क्या बोलेंगे, खनिज आधारित। यहाँ पर खनिजों के ऊपर आधारित है ये जो इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर जो है ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर मिनरल के ओर्स को यूज़ किया जाता है। मिनरल का ओर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर खनिज अयस्कों का उपयोग होता है। किसका होता है, खनिज अयस्कों का उपयोग होता है। ठीक है, और प्राइमरी है यानी कि प्राथमिक उद्योग है। क्या है ये प्राथमिक उद्योग है। और ये जो उद्योग होते हैं ना, ये वाले मिनरल बेस्ड जो उद्योग हैं, इन उद्योगों का जो उत्पाद है वो दूसरे उद्योगों के लिए पोषण करते हैं। यानी कि पोषण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो है ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए फीड करते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आयरन ओर से अगर हमने आयरन बनाया, ठीक है ना, आयरन ओर से अगर हमने लोहा बनाया, तो अब ये जो लोहा जाएगा वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में पहुँच जाएगा। अब वहाँ पर जब ये लोहा जाएगा तो इस लोहे से क्या बनाया जाएगा, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स बना ली, ठीक है, तो उसकी इंडस्ट्री अलग होगी। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री हो गई, हैवी मशीन्स बन गई। या फिर कोई भी बिल्डिंग का मटेरियल, जब बिल्डिंग में बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, जैसे कि सरिया वगैरह लगती हैं, है ना, बहुत कुछ लगता है लोहे का, तो ये सब हो गया। या फिर जो हमारी रेलवेज़ हैं उसके कोचेज़ हो गए, है ना, तो ये सब क्या होगी, ये दूसरी इंडस्ट्री हो गई। और पहली इंडस्ट्री कौन सी थी, वो थी आयरन की इंडस्ट्री। तो आयरन की इंडस्ट्री ने किसको फीड करा, किसको पोषण दिया, इन दूसरी वाली इंडस्ट्रीज़ को पोषण दिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी महत्ता होती है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरी एक्टिविटी में आते हुए भी, है ना, ये क्या करती हैं, ये दूसरी बड़ी बड़ी उद्योगों को फीड करती हैं, यानी कि पोषण देती हैं। चलिए, अब ये हमारा पूरा हो गया है। अब दूसरा आएगा हमारा मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पर कि वो उद्योग जो कि समुद्र पर आधारित हैं। अब समुद्र पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो कच्चा माल जो है वो सागरों और महासागरों से प्राप्त होता है। पहली बात तो ये हो गई, ये तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारे सीज से आएगा और ओशन से आएगा, बड़े बड़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो पूरी इसी के ऊपर बेस है ना, मरीन बेस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो सी फूड होते हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, फिशेस हो गई, है ना, तो ये सारे इजी वाली समुद्र की जो है इंडस्ट्री, उसके ऊपर
ये काम करते हैं यहाँ पर। और जैसे कि हमारा फ़िश ऑयल, मछली का तेल हो गया, जिसमें विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि समुद्र आधारित उद्योग है। और यहाँ पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण मतलब यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, मत्स्य तेल निर्माण, मत्स्य तेल का मतलब वही है कि कॉड लिवर ऑयल वगैरह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस में क्या आता है, मतलब वन के ऊपर आधारित इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री को हमने वर्गीकृत किया है, यहाँ वो सारा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है, क्योंकि एक मैंने आपको खुद से ऐड करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कच्चा माल होगा यानी कि रॉ मटेरियल होगा, ये फॉरेस्ट का ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये वनों से ही प्राप्त होगा। अब जो वनों से प्राप्त हुआ तो वो इंडस्ट्री कौन सी हो गई, उसको हमने वन आधारित उद्योग का नाम दे दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एग्जांपल आएंगे जैसे कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जो हमने सबसे पहले समझा था कि वो वन से ही आता है। ठीक है, पेड़ कहाँ मिलेंगे, जंगलों में ही मिलेंगे, तो वहीं से हमारे पल्प बनेंगे पेपर के, वहीं से पेपर की इंडस्ट्री चलेगी। या फिर सेकंड एग्जांपल है हमारा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है औषधि। ठीक है, औषधि हो गया, हमारे फर्नीचर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, वहीं से क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काटते हैं तो फर्नीचर, सोफ़ा, बेड, ये सब बनाए जाते हैं, अलमारी बनाई जाती हैं। भवनों के निर्माण में भी खिड़कियों में लगाते हैं, दरवाज़ों में लगाते हैं। तो ये सारा जो काम होएगा, जो भी पेड़ के ऊपर डिपेंड है, वन के ऊपर डिपेंड है ना, तो वो यहीं से होगा। और फार्मास्यूटिकल में क्योंकि पेड़ों में क्या होती है, अलग अलग औषधि के पौधे होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सामान हमने वन से लिया, कैटेगरी उसकी कोई भी हो, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम पढ़ लेते हैं अगला। अब देखो, पहला हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल के ऊपर बेसिस, अब हम पढ़ेंगे साइज़ के ऊपर। साइज़ के ऊपर यानी कि उसका आकार क्या है, किस आकार का है। अब इंडस्ट्री साइज़ के ऊपर अगर देखी जाए ना, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है और यहाँ पर लार्ज स्केल भी हो सकती है। स्मॉल का मतलब हो गया छोटा छोटा। ठीक है, लघु आकार, जो बहुत ही छोटा सा आकार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम पैसा लगा हुआ है। ठीक है ना। और जो अगर बड़ी इंडस्ट्री है साइज़ में अगर देखा जाए तो उसको हम बृहत आकार बोलेंगे। बृहत का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बड़ा होना। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्या है, साइज़ ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन। अब उद्योगों का जो आकार होता है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। पहली बात तो निर्भर करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं, यानी कि नियोजित लोगों की संख्या। अब जो ऐसा कोई भी उद्योग जिसके अंदर लोग ही बहुत ही कम है ना, लोग बहुत कम हैं, 5 से लेकर 8 ही लोग हैं, तो वो क्या हम उसे बहुत बड़ा इंडस्ट्री बोलेंगे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मानो किसी इंसान की है, हमारे पड़ोस में ही रहता है और उसमें उसकी फैक्ट्री में बस 5 से 8 लोग काम करते हैं, हम क्या बोलेंगे कि हाँ इनका छोटा सा काम है, ये बोलेंगे ना, तो बस। और दूसरा इंसान है कि वहाँ पर है कि 5000 से लाखों में लोग हैं इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि बड़ी इंडस्ट्री है इनकी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लोगों की संख्या के ऊपर आधारित होकर ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री के साइज़ को देख रहे हैं। तो पहला आ गया कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कितने लोगों की संख्या नियोजित है। दूसरा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि निवेश की गई पूंजी की राशि, कि कितना पैसा लगाया है। ठीक है ना, कि अगर आपने बहुत ही कम पैसा लगाया है तो वो छोटी सी इंडस्ट्री होगी, और अगर आपने लाखों करोड़ों रुपया लगाया है ना, लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, तो वो किस में लगाई जाती है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लगाई जाती है। तो ये भी हो गया कि यहाँ पर कैपिटल के ऊपर बेस होके, कैपिटल मतलब है कि पूंजी के ऊपर हम लोग ये देख सकते हैं इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। तीसरा हमारा आएगा, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन की मात्रा कितनी है, कि इनका उत्पादन कितना है, यानी कि प्रोडक्शन कितना है। ठीक है ना, कि कितना ज़्यादा सामान इनके यहाँ से निकल रहा है, कितने टन सामान निकल रहा है, कितने किलो सामान निकल रहा है। इस बेसिस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, साइज़ ऑफ इंडस्ट्री को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, यानी कि लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं। तो लघु आकार, लघु का मतलब हो गया छोटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड्स
बाय आर्टिसन। अब देखो जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती है ना, उनमें ज़्यादा बड़ी मशीनें नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि उनमें पैसा बहुत ही कम इन्वेस्ट करा जाता है और मशीनें बहुत महंगी आती हैं। तो यहाँ पे सीधा सिंपल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी दस्तकार होगा तो वो अपने हाथों से ही निर्माण करता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि टोकरी हो गई, टोकरी की बुनाई हो गई, या मिट्टी के बर्तन हो गए, या कोई भी और हस्त निर्मित वस्तुएं जो हम अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, है ना। तो ये बस यहाँ पर वही चीज़ आती है। तो ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, कि छोटे आधार पर। और इनको बोलते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर और घरेलू उद्योग, ठीक है ना। जो हमारी कुटिया में समा जाए, जो हमारे घर में समा जाए, छोटा सा उद्योग ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यहाँ पर कम पूंजी होती है, कम पूंजी होती है, यानी कि कैपिटल बहुत ही कम है, कम पैसा लगाया जाता है ना। और टेक्नोलॉजी का यूज़ या तो नहीं भी होता, अगर होता है तो बहुत ही कम होता है। उसका एग्जांपल क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़। और कॉटेज का मतलब क्या हुआ कि जो कुटीर है हमारी, सिर्फ कुटिया कुटिया में समा, जैसे कि अगरबत्ती का बनाना, माचिस का बनाना, छोटे छोटे सेंट का बनाना, है ना, ये सब कुटीर उद्योग में आ जाता है। और दूसरा क्या हो गया, इसका दूसरा नाम है घरेलू उद्योग, यानी कि जो घरों में खोल रखे होते हैं, जैसे कि टोकरियाँ बना ली, ये सब चटाई बना ली, ठीक है ना, या कोई प्रिंटिंग छोटी सी कर ली, ये सब है। बास्केट वीविंग, पोट्री, घड़े बना लिए, है ना, और भी दिए वगैरह बना लिए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। तो टोकरी बनाई, मिट्टी के बर्तन और दूसरे हस्त निर्मित वस्तुएं, ये आ गया हमारा स्मॉल स्केल में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर होती है, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ये कौन से उद्योग हैं? जो बड़े बड़े पैमाने पर होते हैं। अब जो बड़े पैमाने पर होगा उसमें पहली सीधी सी बात है कि पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी कि पैसा बहुत लगेगा, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा। और वो जो कैपिटल पैसा लगेगा उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत लगेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए होता है, तभी हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो क्या है? पूंजी का निवेश। तो यहाँ पर पूंजी का निवेश अधिक होता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूंजी का निवेश बहुत ही अधिक होता है यहाँ पर। अब देखो जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो बहुत महंगी होती है, तो बहुत महंगी होती है तो पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी। और ये उद्योग बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का होना लाजमी है, क्योंकि सारे काम इंसान नहीं कर सकते। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हाथों का यूज़ करके अपने उत्पादन को हम बहुत बड़े स्केल पर नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? मशीनों का यूज़ होता है। तो मशीनों में क्या लगती है? पूंजी लगती है, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फिर अगला पॉइंट है प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, क्यों है? क्योंकि हमें बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, जो कि एक जो कलाकार है वो नहीं कर सकता। क्या वो अकेला इंसान है ना, जो कि कारीगर है, वो कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो यहाँ पर मशीनें चाहिए होती है बहुत बड़ी बड़ी, सीधी सी बात है। और यहीं पर क्या होता है? हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? उसको लार्ज स्केल की इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी कि बड़े पैमानों के उद्योग कहा जाता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी इंडस्ट्री, यानी कि ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन, ठीक है। अब देखो ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जब वो ऑटोमोबाइल यानी कि कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक्स, ये सब आते ही इतने हैं, लाखों करोड़ों के तो ये आते हैं, ठीक है ना। तो अब सोचो ज़रा, इनकी जो इंडस्ट्री लगेगी जहाँ पर ये हमारी कार वगैरह बनेंगी, है ना, बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों कारें यहाँ पर बनेंगी, जहाँ उत्पादन इनका होगा, तो उन इंडस्ट्री का वैल्यू कितनी होगी? तो वो इंडस्ट्री किस में आएंगी? वो आएंगी यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है, क्योंकि एक कार भी लाखों रुपए की आती है, आपको पता होगा। एक 3 व्हीलर भी कोई खरीदे तो कितने का आता है? वो भी लाखों रुपए का ही आता है, मेरे ख्याल से लाखों का ही आता होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हैवी मशीनरी होती है, उसका प्रोडक्शन, या फिर ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन। तो ये हमारी आ गई
लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ गई। चलो अब आगे पढ़ चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ओनरशिप के ऊपर कि इसकी कैटेगरी क्या है। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के ऊपर पढ़ लेते हैं। स्वामित्व के ऊपर क्या है, यहाँ पर 4 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है निजी क्षेत्र के उद्योग जिन्हें कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जिन्हें कि सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ यानी कि संयुक्त क्षेत्र। और फोर्थ है यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी क्षेत्र। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो प्राइवेट सेक्टर से क्या मतलब है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जो कि निजी क्षेत्र हैं। ठीक है ना, प्राइवेट किसके स्वामित्व होता है इस प्राइवेट के ऊपर, वो होता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये हम और आप जैसे इंसानों का स्वामित्व है। ठीक है, स्वामित्व या एक मिनट, ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओनरशिप हमने पढ़ी है। तो पहला हमने पढ़ लिया है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, या तो एक इंसान है, इंडिविजुअल है, या फिर क्या है कि 3-4 लोगों ने मिलके, है ना, या उससे ज़्यादा लोगों ने मिलके एक इंडस्ट्री खोली है। जैसे कि अब हम ही लोग हैं, हम मान लेते हैं कि हमने क्या करा है कि हमने कूलर की अपनी एक कंपनी खोल ली है, कूलर बनाने की फैक्ट्री खोल ली है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो कूलर का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है ना। तो या तो एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक ही इंसान ने अपना पैसा लगा करके क्या करा है कि वो कंपनी खोली है, या फिर यहाँ पर कई दोस्त आकर मिल गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पूंजी लगा ली है और यहाँ पे उन सब ने मिल करके एक समूह बना के क्या करा है, ये इंडस्ट्री खोल ली है। अभी चाहे ये कूलर की इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे कि हम मानो कि आइसक्रीम की इंडस्ट्री खोली है, एक नई तरह की आइसक्रीम निकाली है, या पापड़ का उद्योग खोला है ना, ऐसे कोई भी उद्योग तुम सोच सकते हो। या फिर जिस पेन कॉपी से हम लोग लिखते हैं, जिस मेज़ के ऊपर हम लोग बैठकर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, तो जिसका मालिक कौन होगा, सरकार नहीं होगी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें वो इंसान जो है, जो खुद है, वो मालिक इंसान खुद होता है। जैसे कि ऐसी कंपनी अगर मैं भी खोल लूँ तो मैं उसकी मालकिन बन जाऊँगी, तो वो उसका मेरा स्वामित्व हो जाएगा। और मैं क्या करूँगी कि नौकरी सरकार से मांगने वाली नहीं बनूँगी, मैं लोगों को नौकरी देने वाली बन जाऊँगी। तो बस हमारे पीएम मोदी भी क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसी जो इंडस्ट्री है आप लोग भी खोल सकते हैं। तो जब आप लोग खोलेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, नौकरी देने वाले बन जाएंगे, ना कि नौकरी लेने वाले। तो बस जो नौकरी देने वाला होता है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्राइवेट इंसान है, अलग इंसान है, तो उसकी ओनरशिप के ऊपर हमने यहाँ पर कैटेगराइजेशन पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर सरकार आती है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है वो सरकार के द्वारा ऑपरेट करी जाती है, सरकार ही उसकी मालिक होती है। हमारी जो सरकार है वही उसकी मालिक भी होगी और वही उसको क्या करेगी, चलाएगी, यानी कि ऑपरेट भी करेगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि है हिंदुस्तान, HAL हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, HAL जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक हो गई हमारी सेल जिसको क्या बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये वो कंपनीज़ हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनके की मालिक कौन है, जिनकी मालिक सरकार है और वही इन्हें चलाती भी है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का, यानी कि संयुक्त क्षेत्र का। ठीक है, जॉइंट सेक्टर से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मालिक होगा वो कौन होगा, वो स्टेट होएगी, है ना, स्टेट हो सकती है या फिर कोई एक उसके साथ एक इंडिविजुअल, या फिर स्टेट के साथ या तो ये एक इंसान हो गया, या फिर स्टेट के साथ कौन हो गए कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गए, यानी कि कई सारे लोग मिल करके। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जो ऐसा मालिकाना हक रखता होगा स्टेट के साथ, है ना, और जो राज्य की सरकार के साथ जो ऐसा मालिकाना हक रखता होगा कि या तो एक आदमी है या फिर कई सारे आदमी हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़।
इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल आएगा कि मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, क्या आएगा एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ और लास्ट वाला। ये क्या है, ये है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी क्षेत्र अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए सहकारी क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो होता है इसका संचालन और स्वामित्व कौन करता है, कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो संचालन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर ओन्ड यानी कि किसका मालिकाना हक होगा, ओन्ड और ऑपरेटेड। ठीक है, कौन करेगा, या तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो करेंगे। ठीक है, प्लस या फिर जो फिर सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो वर्कर्स हो गए वो भी हो गए, या फिर इन सबको मिला लो, बोथ को। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स का। ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या बताया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर संचालन और स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। तो अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आनंद मिल्क। आपको पता होगा यहाँ पर आनंद मिल्क जो कि गुजरात में है। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका सुधा डेयरी। सुधा डेयरी कहाँ पर है, ये तो बिहार में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूध बेचने वाले जो ग्वाले होते हैं, है ना, गांव-गांव से दूध बेचने वाले जो ग्वाले हो गए, तो वो लोग यहाँ पर आ गए। उनका भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनरशिप है, यहाँ पर उनका स्वामित्व है कि हाँ कि वो भी, इनका भी यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हक बनता है, इनको भी बेनिफिट प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये हो गया सहकारी क्षेत्र की सब ने मिलकर कॉपरेशन करा, एक कोऑपरेटिव सेक्टर बोला, सब ने एक दूसरे का सहायता करी, तो एक सहकारी क्षेत्र खोल लिया। और क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के हमारे देश में दो एग्जाम्पल हैं, वो है आनंद मिल्क और सुधा डेयरी। आनंद मिल्क तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी हमने आपको 8 MCQs में भी करवाया था कि वहाँ पर आनंद मिल्क ने क्या करा है, USA में भी अपने बहुत सारे बड़े स्तर पर बहुत बड़े आउटलेट्स खोले हैं। वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो नए इनिशिएटिव ले रहा है। ठीक है, अब देखो नाम से क्या लग रहा है कि कोऑपरेटिव है, छोटा सा होगा कि दूध ग्वाले, है ना, ये सब हैं कि गांव के लोग आकर मिल गए। लेकिन इसका दायरा देखो कि अपने देश से भी बाहर निकल के कहाँ पहुँच गया, USA में पहुँच गए ये लोग, आनंद मिल्क वाले। तो ये छोटी बातें नहीं होती, ये बड़ी बातें होती हैं। शुरुआत चाहे छोटी क्यों ना हो, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये मैंने आपको भी पढ़ाया, सारा मैंने आपको वही पढ़ाया ओनरशिप के ऊपर। पहला तो मैंने आपको पूरा यहीं से पढ़ा दिया था। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर है, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, तो HAL और सेल हो गया। जॉइंट सेक्टर जो संयुक्त क्षेत्र है वो क्या है, स्टेट इंडिविजुअल, है ना, स्वामित्व और संचालन राज्यों, व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा, सारा वही है। ये देखिए, है ना, मारुति उद्योग जिसका एग्जाम्पल था। फिर हमने पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कोऑपरेटिव सेक्टर ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, है ना। तो ये देखो सारा, तो ये आप अपनी कॉपी में इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम ये वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जहाँ पर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़, यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसके लिए एक सबसे अच्छा डायग्राम है, यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये है लोकेशनल फैक्टर्स फॉर द इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्री के लिए वो वाले कारक, है ना, वो वाले प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि उद्योगों की लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, यानी कि अवस्थिति को अफेक्ट करेंगे। उस उद्योग का जो स्थापित करने का जो तो देखो यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री जो है उनके वो वाले कारक हैं जिसके ऊपर कोई भी इंडस्ट्री डिपेंड होती है। ठीक है ना, जैसे कि रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होएगी तो उसकी लोकेशन ही वहाँ पर उस रॉ मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि जिस जगह पर कच्चा माल मिलेगा, जिस जगह पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी, ठीक है ना, यानी कि अवेलेबिलिटी होगी, तो उस जगह पर इंडस्ट्री खोलना ज़्यादा बड़ी समझदारी होगी। इसी तरह से क्या आगे पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि शक्ति, ठीक है ना,
शक्ति का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पावर हुआ मतलब। तो जहाँ पर लाइट हमेशा आएगी, जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर इंडस्ट्री खुलेगी, क्योंकि लाइट से ही चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है कोई भी कंपनी। फिर आती है लैंड। लैंड का मतलब क्या हुआ, भूमि। भूमि तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भूमि भी कैसी चाहिए, जहाँ पर बाढ़ ना आए, है ना, फ्लड ना आए, सूखा ना पड़े, जल हो, ये सब, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, परिवहन, कि वहाँ पर भैया गाड़ियाँ वगैरह सब हो, रेलवेज़ हो, ट्रक्स हो, हाईवेज़ हो, रोड्स हो, ठीक है ना, रोड वगैरह हो, कि जो भी तुम अपनी फैक्ट्री में जो सामान बनाओगे अब उसको यहाँ पे रखना थोड़ी ना है, वहाँ पर हम उसे इन वाले हाईवेज से, है ना, इन वाले ट्रांसपोर्ट के तरीके से, रोड से वो हम क्या कर सकें, मार्केट में भेज सकें। कहाँ पर, तो एक मार्केट का होना भी बहुत ज़रूरी है आसपास के उसी इलाके के पास जिस जगह पर हमारी इंडस्ट्री होगी। फिर एक है कैपिटल। कैपिटल के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पूंजी की बात करी जा रही है कि जब किसी के पास पूंजी होती है तभी वो ये सोचता है कि चलो मैं ये काम खोल लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पूंजी अगर नहीं है तो इंसान क्या करेगा, वहाँ इंडस्ट्री में जाकर काम करेगा, ना कि इंडस्ट्री खोलने का सोचेगा, ठीक है। तो पूंजी अगर बड़ी मात्रा पर, अच्छी मात्रा पर हमारे पास है तो हम लोग इंडस्ट्री खोलने के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आता है लेबर, कि आसपास जो है वो श्रम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत चाहिए होता है फैक्ट्रीज़ में। आपको पता होगा आसपास के इलाकों में, आपके भी गांव के आसपास से लोग जो होंगे वो श्रमिक जो है वो फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते होंगे, है ना। तो हर फैक्ट्री में किसकी ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये वो वाले सारे फैक्टर्स थे जो कि मतलब कि कारक थे, जो कि एक फैक्ट्री को खोलने के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं। इनके बगैर फैक्ट्री नहीं खुलेगी, यानी कि इंडस्ट्री नहीं खुलेगी। यहाँ इंडस्ट्री यानी कि उद्योग की बात हो रही है, उद्योग खोलना थोड़ा कठिन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखो, ये सारा वही है जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, सेम वही चीज़ें सारी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। अब देखो, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड ईजीली, एक मिनट, इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड ईजीली अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर। तो इंडस्ट्री उसी जगह खुलेगी जहाँ पर ये सारे जो कारक होंगे ये अवेलेबल होंगे, उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ पर इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। वहीं पर तो हमारी समझदारी यही कहलाई जाएगी कि जहाँ पर हमें लैंड मिल जाए, यानी कि भूमि मिल जाए, जहाँ पर हमें लेबर मिल जाए, है ना, हमारे पास पूंजी हो, पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, आसपास मार्केट भी हो, है ना, ऐसी जगह को हम लोग ढूंढ कर तब हम ये आइडिया लगाएंगे कि चलो ये वाली जगह बहुत अच्छी है और इस जगह पर हम क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, सम टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड इंडस्ट्री एरियाज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ना सरकार भी बहुत हेल्प करती है इन कामों में, कि जैसे कि सरकार क्या करती है, सरकार करती है कि यहाँ पर कम दाम में बिजली यानी कि विद्युत को प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है ना, बहुत ही कम पैसे लेती है और सरकार बोलती है कि आप अपनी इंडस्ट्री खोल लीजिए और हम आपको बिजली जो है वो बहुत ही सस्ते दामों पर यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। और कम परिवहन लागत भी सरकार कहती है कि हम इसकी लागत भी आपसे कम लेंगे। तो बहुत सारे प्रोत्साहन प्रोवाइड करती है सरकार, ठीक है। और ये स्पेशली किन एरियाज़ में करती है, जहाँ पर जैसे कि पिछड़े इलाके हो गए, जहाँ पर कि उद्योग नहीं है, जैसे कि झारखंड का इलाका हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया। तो ये जो है, जैसे कि आपने सुना होगा बीमारू स्टेट करके सुना होगा, है ना। तो बीमारू स्टेट में क्या आता है, बिहार आता है, राजस्थान है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो ये ऐसे वाले इलाके हैं जहाँ पर सरकार बहुत हेल्प कर देती है, ठीक। सरकार जो होती है वो क्या बोलती है, हम ना तो आपसे टैक्स लेंगे तो बहुत ही कम लेंगे, आपको बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड करवा देंगे, आपको परिवहन की लागत भी बहुत ही कम लगाएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम आपको कम दामों में प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि जो पिछड़े इलाके जो हैं वो आगे बढ़ सकें, वहाँ के लोगों को क्या मिल सके, वहाँ के लोगों को काम मिल सके, उनकी एक इनकम आ सके, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा बढ़ सके। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि वहाँ पर एजुकेशन फैल सके, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी कोई घर है, फैमिली है, इलाका है, स्टेट है,
जहाँ पर एजुकेशन हाई होती है तो वहाँ पर अपने आप अमीरी, इनकम, हैप्पीनेस ये अपने आप आ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश का साउथ इंडिया को अगर देखें तो वहाँ के जो स्टेट है जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियन जो स्टेट हैं उनसे बहुत रिच हैं, अमीर हैं, एजुकेटेड हैं और बहुत समझदार भी हैं। ठीक है, वो लोग एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और नॉर्थ इंडिया के एजुकेशन पर बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास जॉब ही नहीं है, काम करने के लिए ही नहीं है। तो सरकार यहाँ पर हेल्प करती है, ऐसे पिछड़े इलाकों में कंपनीज़ खोल देती है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री खोल देती है कि वहाँ के लोगों को काम मिल सके और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो सके। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखो ये वही था जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था। अब देखिए ये वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये है इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम में देखो 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, जैसे कि इनपुट, नंबर 1 पे आ गया इनपुट, यानी कि निवेश तो चाहिए ही चाहिए। इनपुट का मतलब है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए आपने क्या निवेश करा है वहाँ पर। ठीक है, सेकंड चीज़ें हैं कि आपने क्या प्रोसेसिंग करी है वहाँ पर, क्या प्रक्रम हुआ है, हमारी जो इंडस्ट्री खुली है उसमें बनता क्या है, और तीसरा हुआ है कि वहाँ पर बनकर बाहर क्या निकला है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये पूरा इंडस्ट्री का सिस्टम हो गया, औद्योगिक तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जहाँ तंत्र वर्ड लग जाए, तंत्र का वर्ड का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी और एंड में हमें एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार बना हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनपुट से क्या मतलब है? इनपुट से मतलब है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कोई भी इंडस्ट्री में सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम यहाँ पर रॉ मटेरियल तो डालेंगे ही डालेंगे, चाहे वो पेपर की इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल कॉटन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो पापड़ की इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, तो हम सबसे पहले कच्चा माल वहाँ डालेंगे। ठीक है ना, दूसरा हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे लेबर, यानी कि हम लोग श्रम को ढूंढेंगे। तीसरा, जहाँ पर हम ये काम खोलेंगे तो वहाँ पर हम लोग लैंड यानी भूमि भी हमारे पास होनी चाहिए। हवा में तो फैक्ट्री नहीं खुलेगी आसमान में, हमें कहाँ करना पड़ेगा? एक ज़मीन का टुकड़ा देखना पड़ेगा जहाँ पर हम ये अपना रॉ मटेरियल रखेंगे, जहाँ पर ये वर्कर्स काम करने के लिए आएंगे, है ना। ये सब इनपुट में आता है कि पहले हमें ये सब अरेंज करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, हमें श्रमिक ढूंढने पड़ेंगे, हमें भूमि ढूंढनी पड़ेगी जिस लैंड पर हम लोग करेंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। हम ये पहले से देख लेंगे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट से हमारा मतलब है कि यहाँ पर रोड्स है या नहीं है, यहाँ पर रेलवेज़ है या नहीं है ना, जिससे कि हमारा जो माल बनेगा वो सप्लाई भी हो सके, सीधी सी बात है ना। फिर हम देखेंगे अच्छा यहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो है उनमें पानी चाहिए ही होता है। और कॉटन टेक्सटाइल ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ बहुत पानी चाहिए होता है। यहाँ तक कि जो पेपर पल की इंडस्ट्री जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है ना, तो पानी हमें चाहिए ही चाहिए। और लास्ट का है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है ना, पावर चाहिए। तो जहाँ पर सरकार ने जिन कॉलोनीज़ में, जिन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दे रखी होगी तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खुलना आसान हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो वहाँ पर श्रमिक काम करने जाएंगे, उनको इनकम होगी, तो वो एरिया अपने आप क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा उस एरिया में। ठीक है ना, बस सरकार को क्या करना है कि पावर दे दे, इलेक्ट्रिसिटी दे दे, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अपने आप आएगा। बड़ी बड़ी कंपनी के लोग क्या कहेंगे, देखो हमें यहाँ पर लेबर बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि लेबर क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास काम ही नहीं है, तो वो आके यहाँ पे काम कर लेंगे, लैंड है ही। ठीक है ना, सरकार बस क्या कर दे, वो इलेक्ट्रिसिटी दे दे और रोड बना दे। ठीक है ना, वाटर भी ज़्यादातर जगह पर अपने आप हो ही जाता है। और रॉ मटेरियल अगर एग्रो बेस्ड है तो वहाँ के जो लोग किसान होंगे वहाँ से सारा मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा, तो बस वो एरिया क्या हो गया, अपने आप ही डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी हमने यहाँ पढ़ा ये हमने इनपुट में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने क्या करा है, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में दिया ही दिया है। ठीक है ना, अभी हमें इंडस्ट्री से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी हमने बस अरेंजमेंट करा है। तो वो अरेंजमेंट में इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अरेंज कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर
प्रोसेसेस यानी प्रक्रम से क्या मतलब है, तो प्रक्रम से यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि कई प्रकार के क्रियाकलाप होंगे, ठीक है ना। यानी जैसे कि मानो फूड इंडस्ट्री है, हमने फूड की इंडस्ट्री खोली, टमाटो केचप की खोली, पापड़ की खोली, या फिर मैंगो की कोल्ड ड्रिंक की खोल ली, है ना। मैंगोज बन रहे हैं, कोई गांव है वहाँ पर बहुत सारे आम उग रहे हैं, तो हमने उसका पल्प निकाला और हमने आम का क्या बनाया, हमने आम को बोतलों में भर भर के उसका क्या बनाया, एक कोल्ड ड्रिंक बना लिया और फिर हमने उसको मार्केट में बेचा, ठीक है ना। हम ये यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम गूदा निकालेंगे पहले आमों का, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डालेंगे, उसको पीसेंगे मशीनों में पहले, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर यही सब आएगा और फिर यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, उस आम के पल्प को इन बोतलों में भर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग आ गई, और कई सारे यहाँ पर उसको उबालेंगे, ना जाने क्या क्या बहुत सारे प्रोसेसेस करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पर, ये प्रोसेसेस में आ गया। अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं आउटपुट, कि हमारा आउटपुट क्या निकला, यानी कि निर्गत क्या निकला। तो यहाँ पर एक एंड प्रोडक्ट निकलता है और इनकम अर्नड होती है, यानी कि जो हमने आम की जो कोल्ड ड्रिंक थी जो हमने बनाई थी आम की, ठीक है ना, ये बोतल थोड़ी गंदी बनी है ठीक है, ये मैंगो की ड्रिंक है जो गर्मियों में पीते हैं ठंडी ठंडी, ठीक है। तो बस यहाँ पर एंड प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, मैंगो की ड्रिंक निकली, और यहाँ पर हमने उसको बेका और बेक के क्या करा, हमारी इनकम आ गई। बस तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि हमारी आय अर्जित हो गई हमको, ठीक है। तो ये आ गया पूरा की पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि औद्योगिक तंत्र हमने पढ़ लिया। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो ये सारा वही है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि लैंड, लेबर, कॉस्ट, इसको देख लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कई अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, सूती वस्त्र उद्योग का एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि अगर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली है, मैंने खोली है, आपने खोली है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट वाले को देख रहे हैं जो हमारा सबसे पहले वाला था। इनपुट में पहले हम क्या लाएंगे, कॉटन लेकर आएंगे, हम कॉटन ले आए यानी कि कपास ले आए। फिर वहाँ पे उस कॉटन में काम करने के लिए हम लेबर का भी अरेंजमेंट करेंगे, मानव श्रम लेकर आएंगे, ठीक है ना। फिर एक फैक्ट्री, एक भूमि पर एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत को हमने देखा। अब दूसरा है प्रोसेसेस, क्योंकि जब भी हम कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, गिनिंग यानी कि उटाई हो गया, ठीक है ना, स्पिनिंग यानी कटाई हो गया, फिर उसको बुनाई भी करेंगे, फिर कपड़े के रंग भी रंगाई कर देंगे, फिर उस रंगाई करके छपाई कर देंगे, है ना। ये सारे काम किस में आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रम में आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा आ गया आउटपुट, यानी कि उत्पादन हमारा क्या हुआ, उत्पादन हमारा हुआ कि हमें एक बहुत प्यारी सी क्या मिल गई, शर्ट मिल गई, ठीक है ना, एक ड्रेस मिल गई, एक शर्ट मिल गई, साड़ी मिल गई। तो बस ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट आ गया। हमने इतनी सारी मेहनत जो यहाँ पर करी है उस मेहनत का फल हमें यहाँ पर मिला कि हमें क्या मिली, एक शर्ट मिली, फाइनली हमें एक शर्ट मिल गई। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी कि क्या बोलते हैं उन्हें, हम कहते हैं औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। अब देखो औद्योगिक प्रदेश क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, यानी कि कई तरह के उद्योग जब एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाभ जो है आपस में बांटते हैं, तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी कि औद्योगिक प्रदेश। देखो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री खुली है मानो, ठीक है, एक तो है ही यहाँ पर, एक इंडस्ट्री पहले से ही है, अब एक के साथ दूसरी आ गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ऑटोमोबाइल का मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, ठीक है, ऑटोमोबाइल का अगर मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया, ऑटोमोबाइल से एग्ज़ाम्पल से क्या मतलब है हमारा कि यहाँ पर हम लोग कार बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, कार्स बनाते हैं। तो अब उस कार में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें सीट लगानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे हमें टायर्स चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, हमें टायर्स चाहिए। उस जो कार हम बना रहे हैं उसमें नट बोल्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी।
तो एक एक नट बोल्ट की हो गई, ठीक है ना। अब उस सीट में बनाने के लिए क्या चाहिए, जो चमड़े का जो कपड़ा होता है ऊपर की तरफ, है ना, कपड़ा सूती लेदर का जो चाहिए होता है हमें, वो भी चाहिए। फिर दूसरी तरफ हमें एक शीशे, क्योंकि कार में शीशे भी लगे होते हैं तो हमें उसकी भी इंडस्ट्री है। अब मानो ऐसी इंडस्ट्री खुल गई जो कि पूरी एक कार बनाने में काम आ रही है, ठीक है ना। ये इनकी हेल्प कर रहा है और ये इसकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी कंपनी इससे चल रही है, इनकी कंपनी इससे चल रही है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और किसी ने यहाँ पर खोल ली आईटी, है ना, आईटी की खोल ली तो ये उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। और ये एक साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और अपने जो बेनिफिट है ना, जो निकटता के लाभ आपस में बांटते भी हैं। तो ये हमारा हो गया औद्योगिक प्रदेश पूरा खुल गया है यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला। अब हम ये देख लेते हैं कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, यानी कि विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पर विश्व के हमें देखने हैं, अपने भारत के नहीं। क्या किसके देखेंगे, विश्व के देखेंगे, यानी कि वर्ल्ड के देखेंगे। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को मैप में देख लेते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को हम कहाँ देखेंगे, मैप में देख लेंगे, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना पिंक कलर से जो दिया हुआ है, ये जो पिंक कलर से है ये है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट। जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया, और ये पूरा एरिया ये, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे विश्व की इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये, ठीक है। और जो ब्लैक वाले जो हैं, जो रीजन्स दे रखे हैं, ये हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो हम मेन यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेन कौन से हैं, एक तो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अब देखो पहले बात तो ये है कि ये वाला रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का मतलब क्या है कि पूर्वोत्तर अमेरिका की बात हो रही है, उत्तर की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम जाएंगे नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में जाएंगे। अब उत्तरी अमेरिका में पूर्वोत्तर अमेरिका यानी कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो वो आएगा ये वाला रीजन। ये देखिए, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये जो हमने दे रखा है। एक तो हो गया हमारा ये वाला रीजन। अब दूसरा रीजन यहाँ पर ये है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यानी कि पश्चिमी और मध्य यूरोप। तो पश्चिमी और मध्य, देखो ये वाला रीजन कौन सा है, ये यूरोप का है। तो पश्चिमी मतलब हो गया ये वाला और मध्य हो गया ये वाला रीजन, ठीक है, समझ गए। ये हो गया वेस्टर्न और ये हो गया सेंट्रल यूरोप। अब देखेंगे ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप भी इधर की तरफ आएगा, कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ईस्टर्न एशिया। अब एशिया में आ जाते हैं। एशिया में हमारा इंडिया भी आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला, इस वाले रीजन की बात करी जा रही है, ईस्टर्न एशिया, और हमारा ये इंडिया भी है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पूरा ये एरिया हो गया। तो ये बड़े बड़े हमने वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर देखे हैं। अब क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं ना, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं, ये रहते हैं टेम्परेट एरियाज़ में। कहाँ पर, ये रहते हैं टेम्परेट एरियाज़। टेम्परेट एरियाज़ का मतलब हुआ हमारा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, या फिर ये होंगे समुद्री पत्तनों। देखो ये हैं समुद्री पत्तनों पर कितने सारे हैं, देखो ये समुद्री पत्तन, ये हो गया समुद्री, ये समुद्री, हमारे इंडिया में भी समुद्री पत्तन है, ठीक है। और जो शीतोष्ण मैंने बताया, शीतोष्ण कटिबंध, वो ये वाला एरिया है कि ये टेम्परेट रीजन में है, जहाँ पर जो मौसम होता है ज़्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन हो गया। और जब पत्तन कौन होते हैं, पत्तन है यानी कि पोर्ट्स की यहाँ पर बात करी जाती है, सी पोर्ट्स की बात करी जा रही है, ठीक है ना। और वो वाले एरियाज़ जहाँ पर कि कोल फील्ड होते हैं, वहाँ पर है यहाँ पर। तो यहाँ देखो अफ्रीका में से कोल फील्ड हो गया, ये यहाँ पर हो गया, हमारे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी जो जगह है ये यहाँ, ठीक है ना। तो ये जहाँ पर पोर्ट्स की बात करी जा रही है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि कहाँ पर है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ चुका है कि जो हमारे जो पूरे विश्व के मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं वो अधिकांशतः कहाँ पर है, तो वो है शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट। ये वाला, ये जो एरिया मैंने आपको बताया, ये शीतोष्ण का एरिया है, ठीक है ना। तो शीतोष्ण में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ना ही ज़्यादा ठंड होती है,
है ना। तो अब जहाँ जिस एरिया में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो थोड़ा कोल्ड सा ही टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, तो वहाँ पर उद्योग जो है वो बड़ी अच्छी तरह से चलते हैं। 12 महीने यहाँ पर काम चलता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर पूरी बेल्ट बन जाती है। ठीक है, ये इसका कारण हो गया। दूसरा आ गया समुद्री पतन। समुद्री पतनों से हमारा मतलब ये है कि यहाँ से माल जो है वो निर्यात और आयात दोनों ही होता रहता है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए समुद्री पतन यानी कि सी पोर्ट पर हो जाता है। तीसरा है कोल फील्ड के पास। तो कोल फील्ड के पास से हमारा मतलब है कि जहाँ पर कोयला होगा, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें कोयला चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसीलिए जो है वहाँ उन जगहों पर इंडस्ट्रियल जो प्रदेश हैं, वो औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो लगे जहाँ पर कोयले की उपलब्धता थी। तो ये हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहाँ पर मैंने आपको सब वही बताया है जो मैं अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है कि विश्व के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अगर देखें तो देखिए ये सारे वही हैं जो अभी हमने नीचे डिस्कस करे हैं डायग्राम के अंदर। और ये वो है ये इंडस्ट्रियल रीजन जो भी कहाँ पर लोकेटेड है, टेम्परेट एरिया, सी पोर्ट में और कोल फील्ड्स के पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर है हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात हो रही है, यानी कि भारत देश के। ठीक है, किसके? भारत देश के औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हैं बहुत सारे। देखिए जैसे कि एक हो गया हमारे यहाँ पर मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई से लेकर पुणे तक पूरा एक क्लस्टर है, मुंबई पुणे समूह जैसे कहते हैं। फिर है सेकंड है बंगलोर तमिलनाडु रीजन, बंगलोर से लेकर तमिलनाडु तक पूरा एक प्रदेश है। ठीक है, फिर है हुगली रीजन, कोलकाता में है हुगली प्रदेश। फिर है अहमदाबाद में अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा। ठीक है, फिर ये है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर ये भी है। एक है विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। फिर एक है गुड़गांव दिल्ली मेरठ तक क्या पूरा गुड़गांव दिल्ली मेरठ की पूरी बेल्ट है। फिर एक है कोल्लम, कोल्लम से तिरुवनंतपुरम तक का कोल्लम तिरुवनंतपुरम। अब इसको इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अपने मैप में देख लेते हैं। देखिए मुंबई पुणे, हमारा मुंबई पुणे था, तो मुंबई और पुणे वाला ये रीजन आ गया इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब है बंगलोर और तमिलनाडु का, तो ये रीजन आ जाएगा। तो कोल्लम और तिरुवनंतपुरम का ये आ जाएगा, विशाखापट्टनम वाला ये वाला रीजन आ जाएगा, ये हुगली वाला रीजन आ जाएगा, छोटा नागपुर वाला आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा गुड़गांव दिल्ली और मेरठ वाला रीजन आ जाएगा, ये अहमदाबाद वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसे इंडिया के मैप पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें अपने एग्ज़ाम्स में भी लिखना हो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की बात है यहाँ पर। अब देखो इंडस्ट्री खोल तो ली हमने, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि बड़े बड़े डिज़ास्टर यानी कि औद्योगिक विपदाएँ आ जाती हैं। ठीक है ना, अब देखो इनके भी बड़े एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पास्ट में, भूतकाल में हो चुकी हैं। ये देखिए पहला इसका बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि भोपाल गैस आपदा के बारे में आपने सुना होगा। 1984 की बात है, ये 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। ठीक है ना, और यहाँ पर था क्या, ये था मिथाइल आइसोसाइनेट, विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड की यहाँ पर बात हुई थी कि ये वाली चीज़ का लीकेज हुआ था। ठीक, देखिए ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर होते हैं ना, यानी कि औद्योगिक जो विपदाएं होती हैं, ये मेनली किसकी वजह से होती हैं, ये होती हैं टेक्निकल फेलियर की वजह से। ठीक है ना, टेक्निकल फेलियर मतलब है कि तकनीकी विफलता की वजह से होती है ज़्यादा, कोई इग्नोरेंस हो जाए। ठीक है ना, अब ये जो भोपाल गैस वाला हुआ था, यहाँ पर ये फैक्ट्री किस चीज़ की थी, ये कीटनाशक कारखाने की फैक्ट्री थी। तो यहाँ पर विषैली बहुत जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हो गया था, और यहाँ पर तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना, वो मारे गए थे। यहाँ पर हज़ारों लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उनकी हेल्थ का। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, लगभग रात को हुआ था। ये टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था। देखिए इंडस्ट्री खोलना चलिए फिर भी बहुत आसान होता है, लेकिन हम इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इंडस्ट्री तो खोलना है ही अच्छा, लेकिन उसका देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हज़ारों लोग है ना, हज़ारों लाखों लोग जो होता है उनका पूरा जीवन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर हुआ और हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ था, ये लीक हो गई थी, ठीक है ना। हाईली पॉइजनस गैस है ये, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और हाइड्रोजन साइनाइड, और यहाँ पर कई सारे इनके रिएक्शन हुए, ठीक है ना। फिर जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 35,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मर गए थे। 35,000 नहीं है, 3,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जिन लोगों को सिर्फ चोटें महसूस हुई, वहाँ पर उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर उनको अंधापन आ गया। गैस इतनी खतरनाक थी कि यहाँ पर उनका जो ब्लाइंडनेस थी, है ना, आँखों में प्रॉब्लम हो गई, इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया उनका, उनके जो प्रतिरक्षा तंत्र था वो ख़राब हो गया, आंत्रशोथ विकृतियाँ आ गई, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब क्या है कि पेट का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, इंटेस्टाइन का, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ तक इन लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो गए बहुत सारे। आज भी आनुवांशिक रूप से यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे छोटे, उनको ये प्रॉब्लम्स सामने दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ऐसा ही एक डिज़ास्टर जो था, ऐसा ही एक जो आपदा थी, वो चाइना में भी आई थी। तो चाइना में कहाँ पर आई थी? चाइना में आई थी यहाँ पर गाओकाओ में, ठीक है, गाओकाओ चोंगगिंग में। यहाँ पर 23 दिसंबर और 2005 में आई थी। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जो थे ना वो ग्रसित नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ 243 लोग हैं, वो इतने ही लोग मरे थे और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। तो देखो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे आ जाए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, या फिर गाओकाओ चोंगगिंग चाइना, है ना, ये चाइना में हुआ था ये वाला, तो ये क्या है? तो ये क्या है? औद्योगिक विपदाएँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि हमें इनके जो है ऐसे जो रिस्क होते हैं, आपदा विपदा जो होती हैं, हम उनको घटा कैसे सकते हैं। तो पहली बात तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? पहला पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि ये जो ऐसी जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ खोली जाती है ना, ये रेजिडेंशियल एरिया से अलग खोली जानी चाहिए। यानी कि जो घने बसे आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत दूर खोली जानी चाहिए, कि अगर यहाँ पर मानो कोई जहरीली गैस लीक हो गई या कुछ बड़ा सा ब्लास्ट हो गया तो ये पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया हमें दूर ही रखना चाहिए, वरना इसको अफेक्ट कर देगा ये, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे लोगों की मौत भी हो गई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी जहरीली है, क्या हज़ार्ड हो सकता है, उसकी पूरी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। प्लस अगर यहाँ पर आग लग रही है तो फायर वार्निंग सिस्टम अच्छे से लगाया जाना चाहिए, या अगर ऐसी आपदा हो जाए तो किस तरह से इस चीज़ से हम लोग लड़ेंगे, है ना। दूसरा ये है कि यहाँ पर इस फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से कितना पोल्यूशन होगा, हमें इस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से पोल्यूशन भी बहुत होता है। कभी तो हमारे जो भूमि के जल होते हैं, वाटर टेबल, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे उन जो एरियाज़ हैं, गांव हैं, उन गाँव की ज़मीन का जो पानी है वो पूरा विषैला हो गया है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही रखना होगा, वरना तभी ये चीज़ें कारगर हैं, वरना तो नुकसान ज़्यादा है इन चीज़ों से, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़, जो प्रमुख उद्योग हैं उनका वितरण क्या है। ये देखिए, वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और आईटी इंडस्ट्री है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ये है बड़े बड़े उद्योग हैं। अब इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर हम देखें आयरन और स्टील इंडस्ट्री यानी कि लोहा इस्पात उद्योग मेनली कहाँ कहाँ पर है, तो ये है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो कहाँ पर है ये? जर्मनी में है, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस में है ये। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग जो है वो विश्व में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है हांगकांग में, ठीक है। हांगकांग, सिंगापुर, ठीक है। हमारे भारत में भी बहुत सारे हैं कॉटन के, और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया और ताइवान हो गया, ये वो वाले रीजन्स हो गए। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब देखो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है
कि किसका ये है, सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली। और हमारा जो बेंगलोर रीजन है ये भी आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, हमारा बेंगलोर रीजन। तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बंगलुरु प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने भी पढ़ा था कि पहली बात तो ये है कि ये फीडर इंडस्ट्री यानी कि पोषण इंडस्ट्री है, कि यहाँ पर जो आयरन बनता है, स्टील बनता है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। पढ़ा था कि हैवी मशीनरी बन गई, रेलवे कोचेस बन गए, है ना, उन वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होता है, ये पोषण का काम करता है कि इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, है ना, दूसरी इंडस्ट्रीज़ क्या रहती हैं, डिपेंड रहती हैं। तो ये फीडर इंडस्ट्री हो गई, है ना, इनसे जो प्रोडक्ट्स आएंगे यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। एक पोषण उद्योग है, उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, कराए नहीं कराए डिस्कस अभी ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पर है, ये वही है, सेम वही जो हमने तंत्र पढ़ा था, पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पे इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। तो बस अब हमें इसको किस में ढालना है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ढालना है। तो उसमें हमारा इनपुट क्या होगा, उसमें हमारा इनपुट होगा हमारा आयरन ओर होगा, ठीक है ना, यानी कि लोह का अयस्क होगा, कोयला होगा और लाइमस्टोन होगा। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें इनपुट के रूप में डाली जाएंगी। इसका जो प्रोसेस होगा वो किस में होगा, वो होगा ब्लास्ट फर्नेस का। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, ब्लास्ट फर्नेस एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक भट्टी टाइप में होती है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ऐसी एक बहुत बड़ी भट्टी टाइप में होती है, यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा सा भट्टी सी होती है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ से यहाँ पर ये सब रॉ मटेरियल आयरन स्टोर, लाइम स्टोन, ये इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो होती है बहुत आग सी जलाई जाती है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री ऑफ सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ से, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पर एक आग जली होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये आग जली होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ से जो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा, इसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस पूरा होएगा, फिर इसमें ये रिफ़ाइन हो जाएगी, पूरी रिफ़ाइन जो होगा यानी कि शुद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोल्टन आयरन निकल जाएगा, यानी कि पिघला हुआ आयरन निकल जाएगा, मोल्टन आयरन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रगलित लोहा बोलते हैं, ठीक है। और इधर की तरफ से क्या निकलेगी, बहुत ही गर्म वायु निकल जाएगी, ठीक है, हॉट एयर निकल जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरा जो डब्बा है, पूरा जो भट्टी सी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झोंका भट्टी, की इसके अंदर सब कुछ झोंक देते हैं, ठीक है। बहुत आसान नाम है, झोंका भट्टी बोलो या फिर बोलो ब्लास्ट फर्नेस, कि यहाँ पर सब कुछ हमने ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया, बस यहाँ पर ये पिघलेगा, इसकी इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, प्योर लोहा जो होगा एक तरफ हो जाएगा, इम्प्योरिटी दूसरी तरफ निकल जाएगी। बस ये होता है पूरा स्मेल्टिंग प्रोसेस, और एंड में ये रिफ़ाइन हो जाता है। तो ये पूरा रिफ़ाइन तक का प्रोसेस यहाँ पर सेकंड स्टेप में होता है। अब आता है तीसरा, जो कि आउटपुट है। आउटपुट हमें क्या निकला, आउटपुट हमें मिला हमें स्टील मिला। स्टील को क्या बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं। तो यूज्ड बाय द इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम किसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। हर इंडस्ट्री का अपना एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ा, जिसमें कि तीन चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, ये इनपुट पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया और आउटपुट पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है अगला हमारा मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़। यहाँ पर जो बड़े बड़े आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ये वो दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़। यहाँ पे हमने पूरे विश्व के देखने की बड़े बड़े जो आयरन और है ना, लोह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हमें देखने हैं प्रमुख। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि कनाडा हो गया, तो कनाडा में हो गया, है ना, यूएसए में भी हो गए। देखो ये जो वाइट रंग से दिखा रखा है ना यहाँ पर, ये है, ये जो वाइट रंग से दिखा रखे हैं ये एरियाज़ हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पर देखो कनाडा में हो गया, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया,
है ना। साउथ अमेरिका में यहाँ पर ब्राज़ील में हो गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका का ये पूरा ये एरिया हो गया, इसमें ब्राज़ील में हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यूरोप में हो गया, ये पूरा बड़ा सा रीजन किस में हो गया, यूरोप में हो गया। अब यूरोप में जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में यहाँ पर है, कंसंट्रेटेड है। ऐसे ही यहाँ पर रशिया में भी है, रशिया में, रूस में जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, रूस में है। फिर यहाँ पर ये चाइना के रीजन्स हो गए, ये वाले ये चाइना का हो गया। फिर हमारा भारत का भी हो गया, हमारे इंडिया का, ठीक है। ऐसे ही अगर अफ्रीका में देखें, ये पूरा क्या है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका में है ये, यहाँ पर साउथ अफ्रीका एक देश है, तो वहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड का बता रखा है। ऐसे यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर ये जापान है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा जापान। तो ये सारे मेजर प्रमुख जो हैं आयरन ओर के प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, यानी कि प्रमुख लोहा इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात का महत्व पढ़ेंगे अब हम, है ना, स्टील का क्या महत्व है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड को मतलब क्या है कि बैकबोन है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आधुनिक उद्योग है, यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्री खुल रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है, ये है स्टील, ठीक है ना। अब देखो पिन से लेकर के शॉप तक हमारी जो पिन होती हैं, सेफ्टी पिन होती हैं, और बड़ी बड़ी दुकानें जो होती हैं, शॉप्स हैं, ठीक है ना, सॉरी शिप्स हैं, ये जो शिप्स के जहाज़ हैं, ठीक है ना, यहाँ तक कि पूरी रेलवेज़ है, अब बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं, है ना, इसके बीच में बहुत कुछ आ जाता है। हमारी जो बसें आ जाती हैं, ट्रक्स आ जाते हैं, कार्स आ जाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें स्टील लगता है, ब्रिजेस में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगता है। तो बस पिन से लेकर तक कि शिप तक एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ किसका बना होता है, स्टील का ही बना होता है। पिन से लेके जहाज़ तक हर चीज़ इस्पात से बनी है। डिपेंडेंस ऑफ द अदर इंडस्ट्री, जैसे कि क्या है, ऑयल प्रोडक्शन। देखो अभी क्योंकि इसी की बड़ी बड़ी मशीनें बनेंगी, जब मशीनें बनेंगी दूसरी फैक्ट्रीज चलेंगी, ठीक है ना, तो उन्हीं से क्या होगा, खनिज, उसका क्या होगा, ऑयल प्रोडक्शन होगा। दूसरा क्या है, खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। जो खनिज जो हम निकालते हैं, जो ऑयल निकालते हैं, वो भी इसी से बनती है, वो वाली मशीनें, ठीक है। फार्म एंड अदर प्राइमरी सेक्टर, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र में भी उपयोग होता है स्टील। आपको पता होगा हमारी फार्मिंग में जो ट्रैक्टर होता है, जो थ्रेशर, जो मशीन होती है, सारी इम्पोर्टेंट मशीनें, है ना, तो वो सब किससे बनी होती है, हर चीज़ स्टील की तो बनी हुई है। आप अपनी आसपास नज़र उठाकर देखो, आपको जो मेन चीज़ है इंडस्ट्री में वो स्टील की ही नज़र आएगी, ठीक। हम देखो स्टील क्या होता है, स्टील एक बहुत ही टफ होता है, एंड इट कैन ईजीली बी शेप, कट और मेड इनटू वायर। स्टील जो है, इस्पात जो है, वो कड़ा है और इसे आसानी से काटा जा सकता है, इसको आकार दिया जा सकता है और तार बनाए जा सकते हैं। अब आकार दिया जा सकता है, काटा जा सकता है, तभी तो इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जो कि हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, घरों में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यह है स्पेशल अलॉय ऑफ द स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, निकल और कॉपर, यानी कि एल्युमिनियम, निकल और तांबा को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीलिम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कि एलॉय किस तरह से बनते हैं। तो उनमें क्या मिलाया है, एल्युमिनियम है, निकल है और तांबा है, यानी कि एल्युमिनियम, निकल और कॉपर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है बेस्ट लोकेशन बिफोर द 1800 से। अब देखो जो स्टील जो ये जो इंडस्ट्री होती है उनको ये बता रहे हैं कि उनकी लोकेशन जो हमारी 18वीं सदी थी उससे पहले उनकी लोकेशन क्या थी, है ना, 18वीं सदी से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति, यानी कि लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि उससे 18वीं सदी से पहले किन जगहों पर ये स्टील इंडस्ट्री खोली जाती थी। देखो यहाँ कुछ ही चीज़ें देखी जाती थी, जैसे कि हो गया हमारा रॉ मटेरियल हो गया, हमने ये देख लिया अगर रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है तो वहाँ खोल लेंगे, या फिर पावर की सप्लाई है तो उस जगह पर खोल लेंगे, या फिर रनिंग वाटर है, बहता जले तो वहाँ खोल लेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें ईजीली अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हमारी ये लोकेशन बेस्ट हो जाती है इंडस्ट्री के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि जहाँ पर कोल फील्ड्स हैं, कोयले के जो क्षेत्र के समीप वाला एरिया है वहाँ पर खोली जाने लगी। क्लोज टू कैनाल्स और रेलवेज़, नहरों के सामने निकट और रेलवेज़ के निकट खोली जाने लगी।
फिर ज़माना थोड़ा और बदल गया, अब और बदल गया तो बदलाव आ गए। कौन से? अब यह 1950 के बाद कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस दी जाने लगी? तो वो दी जाने लगी लोकेटेड ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड नियर द सी पोर्ट। यहाँ पर सी पोर्ट की महत्ता बढ़ने लगी, ठीक है, यानी कि समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि में विशाल क्षेत्रों में ये सब खोला जाने लगा। इन लोकेशंस की महत्ता और बढ़ गई, ये जगहें महंगी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इन जगहों की, समुद्र पत्तनों की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि यहीं से आयरन ओर जो था इम्पोर्टेड फ्रॉम द ओवरसीज़, यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो बस जहाँ पर वो आयात होकर आया तो वहीं पर समुद्र पतन पर क्या हुए, ये वाली लोकेशन की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्टील वर्क्स हैड टू बिकम वेरी लार्ज, इस्पात निर्माण का कार्य बहुत विशाल हो गया था, ठीक है। अब देखो समुद्र पतन में ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो हमारे समुद्री पतन है, जैसे कि इंडिया में है समुद्री पतन, तो ये जो लोकेशंस होती है ना, यहीं से हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, यहीं से हमारा इम्पोर्ट भी होता है। तो जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं ना, यहीं से बन के बाहर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर हमें अपना सामान बेचना होता है, और यहीं से हमारा रॉ मटेरियल भी आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर समुद्र पतन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, और आज भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया, लौह इस्पात उद्योग। अब भारत में देख लेंगे कि इंडिया में कहाँ पर है, तो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, इस्पात उद्योग केंद्र, ठीक है। तो वो कहाँ पर है? जैसे कि ये है भिलाई में, ठीक, एक है भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, और ये हो गया बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, रुड़केला हो गया, एक हो गया बोकारो हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारे के सारे 4 स्टेट्स में है। वो कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में भी आता है। अब देखो, अब एक है हमारा भद्रावती और विजयनगर को अगर देखें तो ये वाले एरियाज़ हैं, ये कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम अगर देखें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ऐसे ही सलेम को अगर देखें तो तमिलनाडु में पड़ता है ये रीजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन बन के आते हैं ये, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, जमशेदपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जमशेदपुर में क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको बोलते हैं टिस्को। ये 1907 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। अब ये वो कंपनी है जो कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे भी पहले खुली थी ये। तो ये कब खुली? 1907 में खुली। कहाँ पर खुली? सांची में खुली, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा और खरकई इन द झारखंड के एरिया में, ठीक है। कहाँ पे खुली है? झारखंड के एरिया में, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। टिस्को की शुरुआत की गई थी, और ये अकेली ऐसी कंपनी थी जो कि हमारी आज़ादी से पहले खुली थी, ठीक है। आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले खुली थी। किस ज़माने में खुली थी? जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, यानी कि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था। उस ज़माने में हमारे इंडियन लोगों ने, और इंडियन लोग कौन थे? वो थे जमशेदजी टाटा जी, इन्होंने खोली थी ये। तो ब्रिटिशर से लोगों से टक्कर ली थी, ठीक है ना। अपना एक लोहा स्थापित करा था इन लोगों ने, ये फैक्ट्री खोल के, ये इंडस्ट्री खोल के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि इट वाज द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री बिफोर 1947। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का ही कारखाना था। फिर बाद में बहुत सारे जो है कारखाने खोले गए। अब जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो जमशेदपुर जो है मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर है हमारी कंट्री में, ठीक है ना। मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड यानी कि भौगोलिक रूप से यहाँ पर बात करी जा रही है कि ये सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अब इसको ऐसा क्यों बोला है सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, तो देख लेते हैं क्यों बोला है। देखिए, इसलिए बोला है कि यहाँ पर गुड ट्रांसपोर्टेशन है। गुड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन। आज बहुत अच्छा परिवहन है। कालीमती स्टेशन से अगर देखा जाए कालीमती से तो सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फैक्ट्री में सामान बनाया और 32 किलोमीटर की दूरी पर से उस स्टेशन में उसको लाद दिया। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर
एक डायग्राम से बनाऊं तो देखो यहाँ पर हमने 2 रिवर्स की बात करी है, यहाँ पर करिए नहीं करिए। तो ये 2 रिवर्स कौन कौन सी है? ये रिवर्स है हमारी सवर्ण रेखा, ये हो गई हमारी सवर्ण रेखा और ये हो गई हमारी खारकाई रिवर। तो 2 तो नदियाँ हो गई यहाँ पर, इनके संगम पे बनाया है। और नदी से क्या मतलब है हमारा? नदी से हमारा मतलब ये है कि हमें पानी की उपलब्धता हो गई है। पानी की उपलब्धता हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री खोलने के लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई? ये है सवर्ण रेखा, ठीक है, सवर्ण रेखा। और ये हो गई हमारी खारकाई रिवर। ये 2 रिवर हो गई, नाम पूछे जाते हैं कि किन दोनों रिवर के संगम पर ये टिस्को जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा परिवहन हमने पढ़ लिया कि काली माटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर की ही दूरी पर है। दूसरा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पर आयरन ओर मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, मैंगनीज़ मिल रहा है, इन सब की कच्चे माल की उपलब्धता बहुत अच्छी है, पास से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। और तीसरा फैक्टर है यहाँ पर कि कोलकाता मार्केट, कोलकाता एकदम पास में है यहाँ पर। अगर हम ऐसे यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ कोलकाता पड़ेगा और यहाँ पर ये जमशेदजी टाटा जी का यहाँ पर ये पूरा नगर पड़ता है जहाँ पर ये टिस्को है। तो बहुत ही पास में है कि यहाँ पर ये जो है कोलकाता पूरा शहर पड़ जाता है, पूरी मार्केट पड़ जाती है, तो बाज़ार बहुत ही इसके पास पड़ जाता है। सफिशिएंट वाटर सप्लाई फ्रॉम द सवर्ण रेखा खर की, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी की पूरी यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब देखो कोयला, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोयला कहाँ से मिलता है, तो मिलता है झारिया कोल क्षेत्र से, झारिया कोल फील्ड से पास से ही हमें कोयला मिल जाता है। आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज़ ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये वाले एरियाज़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो यहाँ से हमें ये सब मिल जाता है ना। लोह अयस्क मिल गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज़ ये सब मिल गया। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया। भारत में लौह इस्पात के उद्योग के विकास से बहुत ही तेज़ी से औद्योगिक विकास आरंभ हुआ, क्योंकि भारत में क्या हुआ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री खुल गई। अब ये खुल गई तो फिर क्या हुआ, इससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ खुली, दूसरी इंडस्ट्रीज़ खुली तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, है ना, डेवलपमेंट हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। बस यही सारा डेवलपमेंट हो गया, लोगों के घरों में पैसे आने लग गए, पैसे आने लग गए तो वो थोड़े अमीर हो गए, खाने पीना अच्छा हो गया, एजुकेशन अच्छी होगी, तो बस यही सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर ये जो पूरा जो था यहाँ पर, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जमशेदपुर टाटा जी को लेकर ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन देखो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाएगा आपसे, कभी पूरा फुल बड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके रूप में पूछा जाता है। ये पूरा ही पूछा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये इस एरिया में यहाँ पर किन किन फैक्टर्स की वजह से इतनी फली फूली, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना इसको। चलिए अब हम देख लेते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। देखिए पिट्सबर्ग जो है ये है स्टील सिटी ऑफ यूएसए की स्टील सिटी है पिट्सबर्ग। यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। जैसे हमारे यहाँ पर जमशेदपुर टाटा जी का है ना, ऐसे ही वहाँ पर पिट्सबर्ग है, ये यूएसए का है। तो स्टील इंडस्ट्री ऑफ द पिट्सबर्ग एंजॉय द लोकेशनल एडवांटेजेस। अब यहाँ पर ये भी जैसे हमारे यहाँ पर टाटा जब हमने टिस्को पढ़ा, जमशेदपुर पढ़ा है ना, तो यहाँ पर जैसे ये लोकेशनली बहुत ही सही जगह पर था, ऐसे पिट्सबर्ग को भी ये कहा गया है कि ये लोकेशनल एडवांटेज पर है, यानी कि बहुत स्थानीय सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर है रॉ मटेरियल, जैसे कि कोयला हो गया, ये भी अवेलेबल हो जाता है, लोकली पास से ही मिल जाता है। वाइल आयरन ओर जो होता है ये आयरन माइन से आ जाता है। अब आयरन माइन कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि मिनेसोटा में हो गई, ये 1500 किलोमीटर की दूरी पर है पिट्सबर्ग से, ठीक है ना। पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की ही दूरी पर है थोड़ा, तो ये यहाँ पर इसको लोकेशन एडवांटेज के रूप में देखा गया है।
वर्ल्ड का बेस्ट रूट फॉर शिपिंग, ये जो है ये भी बहुत ही चीपली मतलब सस्ता पड़ जाता है। फेमस ग्रेट लेक वाटरवे है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई वाटरवे हो तो ये बहुत ही सस्ता जलमार्ग जो है बहुत ही सस्ता परिवहन के रूप में देखा जाता है, बहुत ही कम पैसा खर्च होता है। तो बस यहाँ पर जो ग्रेट लेक है उसका भी इन्हें फ़ायदा हुआ कि पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है, खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, ग्रेट लेक जलमार्ग यहाँ पर आता है। चलिए अब एक है ओहियो और है मोनोगेहिया और एलिगेनी, ये यहाँ पर रिवर्स हैं जो कि यहाँ पर वाटर सप्लाई करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सुवर्णरेखा थी, अभी खारकाई रिवर थी, ऐसी इनके यहाँ पर ओहियो है और मोनोगेहिया है और एलिगेनी है, ये वाली रिवर है। ओहियो, मोनोगेहिया और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो हमने अपना भी पढ़ लिया और इन यूएसए वालों का भी पढ़ लिया पिट्सबर्ग। चेंज इन द लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फ्रॉम पिट्सबर्ग टू वैली ऑफ मोंगेया एंड एलिगी रिवर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन पिट्सबर्ग सपोर्ट मैनी डिफरेंट इंडस्ट्री। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, ऐसे ही इनके यहाँ की जो पिट्सबर्ग है उसने भी दूसरी छोटी छोटी जो अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी या फिर बड़ी, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करा और एक पूरा इंडस्ट्रियल रीजन जो है वहाँ पर डेवलप हुआ और आसपास का एरिया भी यहाँ पर क्या होता चला गया, डेवलप होता चला गया। जैसे हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ स्टील इंडस्ट्री खुलने से। तो देखिए यहाँ पर एक चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमें कमेंट कीजिए, अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछिए। हमारी वीडियो को बच्चों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अपने उन दोस्तों को ज़रूर बताइए जिन्हें एनसीईआरटीज़ के फुल चैप्टर पढ़ने हैं या फिर उनके एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। देखिए अब ये मैंने फुल चैप्टर तो पढ़ा दिया है, ठीक है, अभी कुछ दिनों में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। और हमारे बारे में ये भी बताइए बच्चों को कि हमारे यहाँ पर जो है पूरी एनसीईआरटीज़ फ्री में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, फ्री में ही एमसीक्यूज़ भी पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।